हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चरण इग्नू गाइडेंस में। और मैं आरती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज ले लेते हैं आपका हिंदी। ये मैं हिंदी में MSD 03 को MSD 02 कंप्लीट हो चुका है। MSD 03 ले लेते हैं। और MSD 03 जो है ये उपन्यास और कहानी है। और इसमें आपके मुझे लगता है 5 से 6 ब्लॉक हैं। और अगर यूनिट की बात करते हैं तो 27-28 इसी के समथिंग कुछ यूनिट भी हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़ा कुछ समझते हुए चलेंगे। हालांकि हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी जो इसमें कहानियां और उपन्यास हैं। आप जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, हिंदी लिया था, सब्जेक्ट लिया ही होगा 100%, तभी आप एमए में हिंदी ले रहे हैं। तो 100% उसमें से आपने 70% कहानियां उपन्यास पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उनमें से एक इसमें फर्स्ट यूनिट में हम लेंगे किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान, यानी गोदान जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ठीक, सॉरी उपन्यास है, उसको हम यहाँ पर लेंगे और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालेंगे, थोड़ा बहुत कुछ समझते हुए चलेंगे। चलिए, इसमें ब्लॉक वन में यूनिट 1 किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है इसको हम देखते हैं और समझते हैं। तो अगर इसमें हम पहला क्वेश्चन अपना ढूंढते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा जितने भी ग्रुप आपके पास बने हुए हैं। और चलिए ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। गोदान उपन्यास की कथा योजना, मुझे कथा योजना तो इंपॉर्टेंट नहीं लगती कि कथा योजना क्या हो सकती है। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में जरूर रखिएगा, प्रेमचंद के साहित्य की आलोचना, यानी कि जो गोदान है इसकी आलोचनात्मक व्याख्या आपसे पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूं अंदर से निकाल करके कि प्रेमचंद के गोदान साहित्य की या गोदान उपन्यास के या गोदान की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप 2-4 लाइनें तैयार कर लीजिए। मैं वेरी इंपॉर्टेंट में इस क्वेश्चन को नहीं रख रही हूं, फिर भी आप माइंड में रखना कि कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो देखो, इसमें से कुछ लाइनें आप तैयार कर लो। जैसे कि इसमें सबसे पहले यहां पर कि इसमें यह कहा गया है कि प्रेमचंद ने गोदान में शहर और गांव को मिक्स कर दिया, क्योंकि एक गांव की कहानी है और किसान की जीवन की कहानी है। तो गांव की कहानी के साथ साथ में उन्होंने उपन्यास में कुछ शहर को भी शामिल कर लिया और शहर के पात्रों को भी लेकर के आ गए। तो इसमें इनकी आलोचना ये की गई है कि शहर के पात्रों को, यानी शहर को इसमें नहीं डालना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था। ठीक है ना, तो शहरी जीवन का इन्होंने वर्णन अपने उपन्यास में किया है। तो जब इन्होंने शहरी जीवन को भी शामिल कर लिया तो जो उपन्यास की एक कला होती है, कलात्मकता होती है, उसको एक तरह से यहाँ पे हास हुआ है, नुकसान हुआ है। और उपन्यास का जो कथानक था, ताना बाना था, जो कथा एक चल रही थी गांव के परिवेश से, उसको शहर को बीच में लाया गया तो बहुत ढीला ढाला बन गया था। ठीक है ना। फिर दूसरी बात यहां पे ये भी कही गई है कि ग्राम कथा तो प्रेमचंद के अनुभव जगत से पुष्ट होने के कारण यथार्थवादी कथा है। कहने का मतलब ये है कि गांव की जो कहानी है प्रेमचंद कहना चाहते हैं गोदान के माध्यम से, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि हम सभी को पता है कि प्रेमचंद जो भी कहानी, जो भी उपन्यास, नाटक जो भी लिखते हो यथार्थवादी लिखते, मतलब उस समय के धरातल पर घटित हो रही घटनाओं पे जो भी उस समय हो रहा होता है उसी चीज को अपने लेखन में उतार देते हैं। तो वो गांव में रियल में ऐसा होता था, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि शहर की कथा में वैसी प्रमाणिकता का अभाव है। तो उन्होंने जब गांव के बारे में लिखा तो पढ़ने से समझ में आया कि हाँ, गांव में रियल में ऐसा कुछ होता है। लेकिन शहर के बारे में जब वहीं पे लिखा गया तो ऐसा फील नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ कि हाँ, शहर में भी ऐसा होता है। तो अनावश्यक भाषण, वार्तालाप, चर्चा पर चर्चा का सहारा लेकर शहरी जीवन का सतही परिचय दिया गया। ओके, फिर प्रेमचंद्र को संपूर्ण समाज के चित्रण का मोह त्याग कर ग्रामीण जीवन की कहानी कहनी चाहिए थी। यानी कि एक तरह से उन्होंने समाज का जो चित्रण किया था, ठीक है ना, तो समाज का चित्रण शहरी आवरण को लेकर के, शहर के लोगों को शामिल करके, तो ये आलोचना की गई कि इसमें शहर को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण जीवन के बारे में ही उनको कहानी कहनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो ये कुछ यहाँ पे आलोचना यदि आता है तो आप इसे बड़े आराम से लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर दूसरा जो पहला ही क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में वो हम ले लेते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।
ठीक है ना। लेकिन अब इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि गोदान में भारतीय किसानों की वेदना की अभिव्यक्ति आपको बतानी है, क्योंकि गोदान जो कहानी है इसमें जो ग्रामीण किसान है, भारत के जो किसान ग्रामीण किसान है, उनके दुख दर्द को बयां किया गया है, बताया गया है। अब देखिए, ये कहानी स्वतंत्रता के पहले की है, जब हमारा भारत देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था, और उस वक्त जमींदारी प्रथा चलती थी, बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, अंग्रेजों ने ला करके रखी थी, महलवारी रैतवारी व्यवस्था चलती थी, लगान वसूल किया जाता था, किसानों अपनी ही जमीन पे किसान एक तरह से किसानों मजदूरों की तरह काम करता था, बहुत सारी चीजें थी। ये दुख दर्द था उसको, मतलब खाने के लिए भी उसके पैसे नहीं हो पाते थे, लेकिन उनको लगान देना जरूरी होता था। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो किसानों के साथ घटित हो रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जो है यथार्थवादी एक कवि थे, जो उस वक्त के टाइम में, जो रियल में, वर्तमान में, उस समय उनके टाइम में, उनके जीवन में जो उन्होंने घटनाएं देखी, लोगों के ऊपर घटती थी, या समाज में जो कुरूपतियां, जो बुराइयां, जो भी चीजें थी, उनको लेकर के लेखन का काम किया करते थे। ठीक है, तो किसानों के दुख दर्द का चित्रण ये करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत में जमींदारी प्रथा के भीतर रहने वाले किसानों का वर्णन किया है। ठीक है, सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने कुछ हिस्से में रैतवारी और कुछ हिस्सों में जो महलवारी व्यवस्था लागू कर दी थी, उस तरह से लगान वगैरह लेते थे, और ये किस अंग्रेजों को एक तरह से सीधे लगान दिया करते थे। तो और इनको वसूलने का काम जमींदार लोग किया करते थे, बिचौली लोग किया करते थे, और बहुत ज्यादा लगान किसानों से लेते थे, बहुत ज्यादा उनका शोषण करते थे। तो इन सभी चीजों का वर्णन उन्होंने इसमें लगान में किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। भारतीय किसानों की वेदना की अभिव्यक्ति कैसे की इन्होंने अपने इसमें गोदान में। ठीक है ना, तो गोदान में प्रेमचंद ने मोटे तौर से 3 तरह के किसानों का वर्णन किया है। एक, बेलारी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास अपनी जमीन है, वो लगान देते हैं परंतु स्वयं उस पर खेती नहीं करते। पहले किसान वे अपने खेत में खेत मजदूरों से काम करवाते हैं, यानी मजदूरों से खेत में काम करवाते हैं, और गोदान के सभी धनी किसान इस श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है ना, ये कहां पे, बेलारी के किसान हैं, जैसे यहाँ पे है। फिर प्रेमचंद कुछ जो, लेकिन ऐसे लोगों को प्रेमचंद किसान नहीं मानते हैं, जो कि जाकर खेत में काम नहीं करते हैं, और इस वर्ग के पक्ष में कुछ नहीं लिखते हैं। ये लोग जमींदार या कारिंदों से मिलकर गरीब किसानों का शोषण करते हैं। ठीक है ना, राइट, उनमें भूमिका निभाते हैं। और धनिया इन्हें हत्यारा कहती है। गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है, और वो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। एक दूसरे तरह के किसान है। दलित जातियों से संबंधित ऐसे लोग खेती मजदूरी की श्रेणी में आते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं। शहरभूत उनको मिला करती है। ठीक है ना, और प्रेमचंद्र भी इस वर्ग को भी किसान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका परिवार इस श्रेणी में आ जाता है, सीलिया में, और किसान इस वर्ग में मिल रहे हैं, उन्हें जमीन छीनी जा रही है। और प्रेमचंद ने देखा है कि चिंता, इन्हीं सभी चीजों को उन्होंने एक तरह से, यही यथार्थ कहलाता है कि उन्होंने जो चीज देखी है उन्हीं चीजों को अपने लेखनी के माध्यम से वर्णन कर दिया, लिख दिया है। तो एक तरह से किसानों के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी होती है, उनके दुख दर्द को बयां करती हुई कहानी होती है। ठीक है ना, तो इस दृष्टि में किसान वह है जिसके पास अपनी जमीन है और जिस पर वह स्वयं खेती करता है। प्रेमचंद की नजर में किसान वो है नहीं कि जमीन है और उसमें खेती किसानी कोई और कर रहा है, वो करवा रहा है, वो किसान नहीं कहलाता। किसान वो कहलाता है प्रेमचंद की नजर में जिसकी खुद की जमीन है, खुद वो खेती कर रहा हो ना, वही जमींदार को लगान देता है। तो होरी के पास 5 बीघा मौसूरी जमीन है। तो इसे देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये एक क्वेश्चन पहला कि गोदान में भारतीय किसानों की, गोदान में किसानों की वेदना की अभिव्यक्ति लिखिए। और इसमें जो होरी का जिक्र आ रहा है, तो होरी को भी इसको तैयार करना है आपको, खासतौर पे इसके चारित्रिक विशेषताओं को। ठीक है, कभी कभी एज ए टिप्पणी में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है, नीचे टिप्पणी में लिख देगा गोदान का होरी, तो इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, राइट। चलिए, चाहते क्या वो, तो प्रेमचंद यही चाहते थे कि किसान को किसान के रूप में देखना चाहते थे, और इसी वर्ग में रहते हुए इनकी दशा में सुधारने की कोशिश करते थे कि उनकी जो दशा है, दयनीय स्थिति, वो सुधर जाए। और होरी इसी गरीब छोटी जोत वर्ग का प्रतिनिधि मात्र था, मतलब वो भी छोटी जो छोटा सा उसका खेत हुआ करता था, उसमें खेती किसानी करता था। और ऐसा किसान जिसके पास 5-6 बीघा जमीन है, बकाया लगान का बोझ है और ना उतरने वाला ऋण है, और कुछ समाज की ऐसी मान्यताएं हैं जिससे वो बिल्कुल बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कहला जाता है एक तरह से किसानों की दयनीय स्थिति या वेदना।
ठीक है, ओके। ये पहला क्वेश्चन यहां से हो गया इंपॉर्टेंट आपके लिए। गाय का महत्व तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। टॉपिक टू टॉपिक एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, आप चाहो तो इसे देख लो। किसानों का आर्थिक सामाजिक शोषण किस तरह से होता है, सेम ये वही होगा जो हम आपको ऊपर बता करके आए हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि गोदान के अंतर्गत है तो आपको कुछ लाइनें यहाँ पर लिखनी होंगी जो गोदान कहानी में है, ठीक है ना, राइट। जैसे गोदान में अंग्रेजी राज का पोषण राज्य कर्मचारियों के द्वारा होता है और होरी के गांव में पटेश्वरी सरकारी नौकर है, एक बार धमकाते हुए कहता है। तो ये कुछ चीजें हैं, तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन ये पूछ ले। नहीं, पहला क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन कुछ देखते हैं, क्या कोई दूसरा क्वेश्चन भी बन रहा है। होरी के बारे में जरूर पढ़िएगा, तो इसके चारित्रिक विशेषताएं जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे प्रेमचंद्र की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें उन्होंने किसानों को पोषकों की सुस्पष्ट तस्वीर पेश की, शोषकों की, यानी किसान का जो शोषण करते हैं, जो उनकी इस दशा के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है ना, दुर्दशा करने वाले जो है, शोषित करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बखान किया है प्रेमचंद्र ने अपने इसमें। और होरी की बदहाली के जिम्मेदार लोग पाठकों को स्पष्ट रूप से दिखाई भी देते। जब आप पढ़ेंगे इस उपन्यास को तो आपके समझ में आएगा कि होरी जो किसान है उसको कौन शोषण कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है ये। चलिए, जैसे होरी के बारे में मैंने कहा था, इसके बारे में देख लीजिए। होरी का शोषक शक्तियों द्वारा होता है और शोषण और उसकी असहायता व्यथा को हमारे सामने साकार करने वाले प्रेमचंद्र ही होते हैं, जो बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने रख देते हैं। पहली बार समाज के सबसे परिश्रमी लेकिन अभाव में रहने के लिए मजबूर और वंचित किसान के जीवन यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है होरी के बारे में, तो होरी जरूर पढ़िएगा। और साथ ही साथ में किसान का जीवन चित्रण, किस तरह से उनका शोषण होता है, तो बन ही जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप इसे बड़े आराम से लिख लेंगे अपने शब्दों में। हाँ, कुछ लाइनें जरूर आप तैयार कर लेना, ठीक है ना, इस गोदान की, ताकि अगर आप लाइनें लिख दोगे तो 100% बहुत अच्छा नंबर आएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक क्रिएट होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं सभी जितने भी आप यूनिट पढ़ोगे ना, सब में एक क्वेश्चन जरूर तैयार करना। दो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होंगे। एक तो लास्ट का क्वेश्चन तैयार होगा प्रतिपाद्य का, यानी कि कोई भी जो आप नाटक या उपन्यास पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ये प्रतिपाद्य यानी इसका उद्देश्य क्या है। जैसे गोदान, तो गोदान लिखा गया तो इसका उद्देश्य क्या है, ये प्रतिपाद्य का मतलब उद्देश्य होता है। तो किस उद्देश्य से होकर के लेखक ने गोदान लिखा, तो एक तो आपको गोदान और प्रतिपाद्य पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और दूसरा, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछता है कुछ अलग हटके, शीर्षक की उपयुक्तता, यानी कि जैसे कि ये जो गोदान लिखा गया है, तो जो गोदान नाम दिया गया है इसकी उपयुक्तता आपको बताना होगा, सार्थकता बताना होगा। तो ये जो दो क्वेश्चन है हर एक यूनिट से आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम गोदान में देखते हैं कि गोदान में इसमें क्वेश्चन एक बन जाता है कि जो गोदान है उसकी प्रतिपाद्य या उसके उद्देश्य बताइए। तो देखो, गोदान का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि लेखक यानी प्रेमचंद्र बताना चाहते हैं कि किसानों का किस तरह से शोषण किया जाता है, किस तरह से वो शोषित व्यक्ति है, किस तरह से मतलब कि उसका जीवन दुख दर्द कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, किस तरह से उस वक्त के साहूकार जमींदार लोग होते थे जो किसानों का शोषण करते थे, ठीक है, क्लियर। तो और किस तरह से उनको अपनी ही जमीन से वंचित कर दिया जाता, अपनी जमीन से उनको हटा दिया जाता है। ये पूरी चीजें आपको इसके अंतर्गत लिख देनी होंगी। तो ये तो हो गया प्रतिपाद्य उद्देश्य। और दूसरा, हालांकि सब में नहीं पूछेगा, उपयुक्तता सब में नहीं पूछता है, कुछ ही ऐसे यूनिट है जिनमें आपको उपयुक्तता पूछेगा। उसका वजह ये होता है, जैसे गोदान तो लिख दिया गया, हो सकता है कि किसमें आ भी सकता है, क्योंकि भाई गोदान क्यों नाम रखा गया है ना। तो उपयुक्तता का मतलब होता है कि जो शीर्षक है वो क्या सार्थक है, यानी कि जो कहानी आपने पढ़ी और जो इसका टाइटल है क्या वो बिल्कुल सही रखा गया है। तो कुछ ऐसे लेसन्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे है कि प्रेमचंद्र ने एक जबरदस्ती नामक लेख लिखा था, इसमें भारतीय किसान के दयनीय स्थिति के बारे में लिखा था। तो यही है, इसमें आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। बेरी ये होरी के बारे में जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलो, इसमें इतना ये आपका हो गया है, ओके। अब क्या इसमें कुछ है, इसमें वही है होरी के बारे में। तो होरी के बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी चारित्रिक विशेषताएं जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हम यूनिट फर्स्ट में हमारा इतना ही है आज।
यूनिट फर्स्ट में सिर्फ इतना ही है जो गोदान उपन्यास है। देखो पहला क्वेश्चन आएगा कि किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान का मूल्यांकन आपसे पूछ सकता है। देखो तो मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में, किसान जीवन के अंतर्गत, ठीक है ना, इसका मूल्यांकन सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे किसान जीवन के बारे में, उनकी वेदना के बारे में, उनकी दुर्दशा के बारे में, यानी वेदना की अभिव्यक्ति कैसी होती है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। और तीसरा क्वेश्चन देखो वेदना की अभिव्यक्ति तो है ही है, और किसानों की आर्थिक सामाजिक शोषण कैसे किया जाता है ना, मिलता जुलता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपका होरी का आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए होरी का, क्योंकि होरी की हो सकता है कि आगे की यूनिट में हो, ठीक है ना, आगे वाली यूनिट में हो ये होरी की चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं और इसका प्रतिपाद्य क्या है। तो बस इसमें से इतना ही काफी है। कुछ यूनिट है जो हम लोग लिफ्ट भी करेंगे, जरूरी नहीं कि सभी यूनिट से पूछे, है ना, लेकिन इतना जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे कि आप अगर इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है सेकंड, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गोदान। अभी गोदान ही चल रहा है, तो अभी हमने देखा था एक तरह से परिप्रेक्ष्य में, अब राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गोदान। तो इसमें भी आपका पहला ही क्वेश्चन यही बनेगा कि गोदान में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या महत्व है, आपको बताना है, बस यही प्रभाव या महत्व पूछ लेगा, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का। और एक क्वेश्चन इसमें से हम ये ले लेंगे कि गोदान और प्रेमचंद की जनतांत्रिक दृष्टिकोण, यानी गोदान में प्रेमचंद का जनतांत्रिक दृष्टिकोण क्या कहलाता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो ऑलवेज पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यानी गोदान में भारतीय किसानों के सामूहिक दुख, दर्द, शोषण और त्रासद जीवन का विचार किया गया है। यही है गोदान का प्रतिपाद और गोदान का उद्देश्य, लेखक क्या कहना चाहता है। अब इसमें से राष्ट्रीय आंदोलन जरूर देखिएगा कि गोदान में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या महत्व है, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आप इंपॉर्टेंट बनता है, तो एक ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। और इसमें से नहीं, शहरी ग्रामीण जीवन का तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। इसी है गोदान में स्वतंत्र भारत की कल्पना, एक ही कल्पना वाला क्वेश्चन भी बन जाता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये गोदान जो लिखा गया था उपन्यास, ये उस टाइम का जब भारत देश आजाद नहीं था और उस वक्त अंग्रेज यहाँ पे थे, जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा था। तो 100% उस शोषण से, उस पराधीनता से, है ना, उस दुख से, उस दर्द से, उन चीजों से छुटकारा पाना चाहते थे। तो एक कल्पना की गई थी स्वतंत्र भारत की गोदान में, क्लियर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस तो हो गए, एक तो हो गया राष्ट्रीय आंदोलन और दूसरा जो है वो गोदान में कल्पना, स्वतंत्र भारत की कल्पना। हाँ, जनतांत्रिक दृष्टि जरूर देखिएगा ये, क्योंकि गोदान का लंबा संवाद प्रेमचंद की जनतांत्रिक दृष्टि से है, जिसका संबंध हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा है। तो राष्ट्रीय आंदोलन तो आपको लेना ही लेना है। गोदान में प्रेमचंद के जनतांत्रिक दृष्टिकोण क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो कम से कम इनमें 4-5 लाइन तो तैयारी कर लेना, ये है, ठीक है, जनतांत्रिक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहली बात तो विशेषता यदि पूछ लेता है आपसे, गोदान की विशेषता लिखिए, तो सबसे पहली विशेषता यहाँ पे ये हो जाती है कि गोदान ब्रिटिश भारत की तत्कालिक व्यवस्था का समर्थक उपन्यास नहीं है, समर्थक करने वाला उपन्यास बल्कि नहीं है, और यह बल्कि एक तरह से उदासीन भी नहीं है, उसके प्रति एक तरह से नकारात्मक व्यवहार भी नहीं रखता है, बल्कि ये व्यवस्था का कटु आलोचक है। यानी कि एक तरह से ब्रिटिश व्यवस्था का पोषक नहीं है, उसका फेवर करने वाला नहीं है, बल्कि आलोचना करने वाला है। किन चीजों का? जमींदारी प्रथा का, जो भी उस वक्त मैंने कहा महलवारी, रैयतवारी, जो भी व्यवस्था बनाई गई थी, जो भी न्याय, जो भी कानून था, ठीक है ना, जो अंग्रेज सरकार बना करके रखे थे किसानों के लिए, उन सभी चीजों का एक तरह से आलोचना करता है और गोदान में उसका पर्दाफाश किया गया। तो लेखक ने किसी भी स्तर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज सरकार का समर्थन नहीं किया है, ठीक है, राइट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिल्कुल, ये जनतांत्रिक दृष्टिकोण, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है प्रेमचंद का जनतांत्रिक दृष्टिकोण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये विशेषता आएगा तो फिर भी यही लिखिएगा, उनका दृष्टिकोण यानी उनका विचार, उनका नजरिया क्या है, वो किन चीजों को रखना चाहते हैं, गोदान के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया। फिर इसमें से कोई और क्वेश्चन बनेगा क्या?
ओके बहुत बड़ा है, इसको आप देखना पड़े, इसलिए कि प्रेमचंद जनतांत्रिक दृष्टि संपन्न लेखक है। अंग्रेजी राज का विरोध इसलिए नहीं किया कि जान के स्थान पर गोविंद गद्दी पर बैठ जाए, तो शोषणहीन समाज की परिकल्पना में विश्वास करते हैं ना, तो किसी भी व्यक्ति समूह को दूसरे को शोषण करने का अधिकार नहीं है, और इसलिए जो व्यक्ति धनी है वह व्यक्ति महान नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता, धन और संपत्ति दूसरे के शोषण से इकट्ठी होती है, ये इनका लेखक का मानना है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपको बीच बीच लाइन से निकालनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस एक हैं, इसे जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे ये गोदान की कथा वस्तु यदि पूछता है तो कथा वस्तु तभी आप लिख पाएंगे जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे। तो गोदान की कथा वस्तु में राष्ट्रीय आंदोलन की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम है, यानी कि जो एक कथा गोदान की है, तैयार कर लीजिएगा। कथा वस्तु आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि गोदान की कथा वस्तु लिखिए, वैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। तो गोदान कहानी क्या है, कथा वस्तु का मतलब ये होता है कि जो कहानी कही गई उसको शॉर्ट में कह देना, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी बताया गया, लेकिन बहुत कम है इसमें, ठीक है, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय आंदोलन का कम होते हुए भी एक तरह से ये जनतांत्रिक यानी लोगों की भावनाओं की चेतना को अभिव्यक्त करता है, लोगों की भावना चेतना को बताता है ये, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। एक चीज और बता देती हूँ आपको, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि प्रेमचंद की गोदान या गोदान का मूल कथ्य क्या है, गोदान क्या कहना चाहता है, मूल कथ्य क्या है, कथ्य का मतलब कहना होता है, क्या बताना चाहता है गोदान, प्रेमचंद गोदान के माध्यम से क्या कहना बताना चाहते हैं। तो जो मूल कथ्य देखिए यहां पर है वो है राष्ट्रीय आंदोलन की जनतांत्रिक भावधारा की चेतना को अभिव्यक्त करना, लोगों की चेतना को बताना, ये है कथ्य किसका, मूल कथ्य गोदान का। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बीच बीच से पूछे जाते हैं और समझ में नहीं आते, जबकि आप वही पढ़ रहे हो, आपने राष्ट्रीय आंदोलन को भी पढ़ा है, जनतांत्रिक विचार भी पढ़ा है, और यही दो जो चीजें हैं यही है मूल कथ्य किसका, गोदान का। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपसे क्रिएट कर सकता है कि गोदान का मूल कथ्य को लिखिए, तो दो चीजों को लिख के एक्सप्लेन कर देना, राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी जनतांत्रिक भावधारा की चेतना को क्या करना, अभिव्यक्त करना और बताना, ठीक है। ये हो गया मूल कथ्य। तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो बीच बीच से पूछे गए हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य को शामिल, राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य उद्देश्य को, ठीक है। तो कथा वस्तु में यही है, राष्ट्रीय आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य है उसको शामिल करना। तो कथा वस्तु जरूर उसको देख लेना आप, कथा वस्तु इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पर, राष्ट्रीय आंदोलन तो वही है, कथा वस्तु भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये हो गया यहाँ पर गोदान, और गोदान का हमने दूसरा यूनिट भी यहाँ पर ले लिया है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे भी ये हो गया है। और इसी तरह से जो यूनिट थर्ड है ये आपका यहाँ पे है गोदान में नारी चरित्र, इसमें भी बिल्कुल 100% क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा नारी पात्र के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि गोदान में कौन कौन से पात्र हैं या मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर होरी, होरी को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो होरी ये पात्र है, ये केंद्र पात्र है, मुख्य पात्र है ये। तो ढीला ढाला, गमखोर, सबसे दबने वाला, इसकी विशेषता है यहाँ पर। तो एक तरह से चरित्र उपस्थित किया, अधूरा चरित्र उपस्थित किया होरी का किसान के रूप में। तो एक तरह की चारित्रिक विशेषता में आप इसको लिख करके एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को लिख करके इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जबकि देखिए गोदान की मूल कथा क्या है, मूल कहानी क्या है, मूल कथा मूल कहानी क्या है, जो होरी और धनिया दो लोग होते हैं, दोनों पात्र होते हैं, और इन दोनों के संघर्ष और पीड़ा की कहानी है, ठीक है, क्लियर। तो ये भी यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पे पात्र देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो देखो ये बनेगा कि केंद्रीय पात्र कौन है, तो होरी धनिया हो गए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछ सकता है कि प्रमुख पात्रों की विशेषता लिखिए, प्रमुख पात्रों को बताइए। तो जितने भी ये पात्र इनके बारे में लिख दीजिए। और एक क्वेश्चन वही जो मैंने आपको नारी के बारे में बताया था, नारी चरित्र के बारे में बताया था, ठीक है ना। प्रेमचंद के साहित्य की शुरुआत नारी के उत्पीड़न के विरोध से होती है ना। तो विरोध से नारी के उत्पीड़न, तो नारी पात्र भी यहाँ पे, नारी जीवन के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या था, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा ये क्वेश्चन हो गया
क्योंकि गांव जीवन का केंद्रीय पात्र होरी है, और होरी के किसान बने रहने की चिंता लेखक की मुख्य चिंता है। किसान संबंधी चिंतन में रचनाकार के मन में जिज्ञासा का भाव नहीं था। तो होरी का एक तो आप चारित्रिक विशेषताएं देख लेना, और यदि केंद्रीय पात्र पूछता, मुख्य पात्र पूछता है तो धनिया का भी थोड़ा देख लेना, तो होरी धनिया का आप लिख ही देंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका नारी चित्रण का है, यानी कि नारी पात्र कौन कौन से हैं लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी नारी पात्र हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। झुनिया है ना, तो झुनिया पहली नारी पात्र हो गई। गोबर झुनिया के प्रारंभिक में गोबर झुनिया, ये यहाँ पर कुछ पात्र हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। गोविंदी ये नारी पात्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 10-10 लाइनें इनकी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जुनिया गुंदी और कौन कौन से हो गए। माता दीन ने सिलिया को, तो सिलिया भी हो गई। तो कुछ ऐसे यहाँ पे चार नारी पात्र है जो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये सिलिया हो गई, देखिए ये है गोदान में प्रस्तुत किसान नारी पात्र कौन कौन से हैं। तो चलो नारी का एक तो उनके साथ होता क्या है वो चीज आपको देखना है। धनिया होरी की चेतना का दूसरा पक्ष है, उसी का अधूरा भाग है, ठीक है। तो ये नारी पात्र जरूर देखना। हीरा पुनिया ये नारी पात्र है। गोबर झुनिया ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस 4-5 नारी पात्र ले लीजिए और इनको लिख दीजिए। सिलिया तो यही नारी पात्र है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोदान में चित्रित मध्यम वर्गीय नारी पात्र कौन कौन से हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट है, इसे रहन देते हैं, ठीक है। जैसे मालती है मध्यम वर्गीय है, और कोई है क्या, नहीं है। तो चलो नारी एक तो मेन पात्र ले लेना जिसमें धनिया और होरी को लेना है। होरी को तो 100% करना है, अलग क्वेश्चन टिप्पणी में भी पूछ सकता है। धनिया को भी रख लेना। तो मेन ये पात्र हो गए, मुख्य हो गया। और नारी पात्र में जो मैंने भी 4-5 बताए उनको आप ले लीजिए, बस हो गया। और नारी के बारे में पूछेगा तो 100% आप लिख ही लोगे। तो एक बार गोदान कहानी जरूर पढ़ लेना, पढ़ने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना, राइट। जैसे यहाँ होरी को केंद्रीय पात्र के रूप में प्रेमचंद ने चित्रित किया, तो होरी जो है मुख्य पात्र है, ठीक है ना। और होरी की हार एक व्यक्ति की हार नहीं है, बल्कि जो गांव की संस्कृति है उसकी हार है। सामंती संस्कृति की हार है, जो वहां पे एक तरह से जमींदारी व्यवस्था उसकी हार है। और महाजनी सभ्यता के सामने होरी जैसे किसान बेबस हो जाते हैं, जमींदार लाचार हैं। जमींदारों के लिए तो उसके उच्च स्तरीय संबंध के कारण कुछ राहत तो है, लेकिन किसान, गरीब किसानों के लिए उनकी जमीन छीन ली जाती है, तो उनकी एक तरह से मृत्यु हो जाती है ना। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी आपसे गोदान का उद्देश्य पूछ सकता है। गोदान का उद्देश्य यानी प्रतिपाद्य क्या है, लिखिए। तो ये हो गया गोदान का। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूनिट 4, धरती धन ना अपना। ओके तो चलिए अब यहाँ पे यूनिट 4 ले लेते हैं। धरती धन ना अपना, ये दलित जीवन की त्रासदी के संदर्भ में है। तो इसमें से क्योंकि अब देखिए इतने ज्यादा आपके इसमें मतलब ब्लॉक हैं प्लस यूनिट हो जाती है ना, 27, 28, 30 यूनिट है, तो सभी को एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है, यानी कि विथ आंसर उसको बता पाना। तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। आपको जो कुछ लगेगा मुझे कि हाँ थोड़ा सा 1-1, 2-2 लाइनें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, क्योंकि फिर बाद में आपके कमेंट्स आएंगे कि मैम यदि आप 1-2 लाइन इनको एक्सप्लेन कर देती तो बेहतर होता। तो देखो इसमें से क्वेश्चन यदि हम देखें तो कथा सूत्र तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि देखो ये दलित जीवन की त्रासदी के संदर्भ में, यानी दलित लोगों का जो जीवन होता है, जिस तरह से उनका शोषण किया जाता है, सताया जाता है, अपमान किया जाता है ना, उसके बारे में पूरा है। तो 100% एक क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा, और वो भी आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ये हम चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके लेखक जो है स्वर्गीय जगदीश चंद्र का ये है, और इनका ये पहला उपन्यास था। और इसमें देख लेते हैं, ये कथा सूत्र दिया हुआ है, मीन्स कहानी इसमें दी हुई है, बहुत शॉर्ट में आपको दे दी जाएगी। इसमें ये जो काली है ना, काली के बारे में क्वेश्चन एक क्रिएट बन सकता है। तो धरती धन ना अपना में अंकित दलित जीवन के पहलू, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। यानी कि जो दलित जीवन होते हैं उन लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये सभी चीजें आपको इसके बारे में लिखना होगा। तो क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी तरह से उठा सकता है कि धरती धन ना अपना में दलित जीवन के पहलू के बारे में बताइए, ठीक है।
तो दलितों का जीवन कैसा होता है ये आपको इसके बारे में बताना है किस तरह से, ठीक है ना। जैसे काली है, इसका मेन जो कैरेक्टर है, जो मेन चरित्र है वो काली का है। तो वो गांव लौटता है और वहीं पर एक घटना हो जाती है, वहीं से स्टार्टिंग होती है, जो वो गांव लौट करके आता है। और जैसे ही काली के गांव की सीमा में दाखिल होने से लेकर उसके घर पहुंचने तक लेखक ने पूरे गांव के भूगोल और उसके सामाजिक वातावरण को दिखाया था। जैसे पहले चौधरियों का मोहल्ला आता है, फिर हवेलियां होती हैं, स्कूल होता है, मुंशी के लिए साग गाजर, मतलब इस तरह से सभी लदे वहां पे ट्रक खड़े हुए थे, है ना। फिर मंदिर, चारों ओर दुकानें चौबारे आती हैं। फिर उसके बाद आगे चल के हरजन बस्ती आती जो चमादड़ी कहलाती है, यानी कि जहां पर गोबर की तेज बदबू आती है, कुएं गंदे पानी और कीचड़ से घिरा इस गली के सारे घर कच्चे टूटे फूटे। यही है दलित जीवन का पहलू। उनका जीवन किस तरह से होता है, किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, एक तरह से किस तरह से वो सताए भी जाते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। धरती धन ना अपना में दलित जीवन के पहलू को अंकित कीजिए। तो दलित जीवन का पहलू एक क्वेश्चन आपका होगा। कम में मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दे क्या क्या आपको करना है। अब ये तब आपसे बनेगा जब आप इसे पढ़ोगे, ठीक है ना, राइट। जैसे दलित जीवन में धर्म का बहुत अधिक महत्व नहीं होता है, लेकिन हाँ, जीवन को सुधारने और अपनी मानवीय अस्मिता को स्वीकार करने के लिए कई बार धर्म परिवर्तन करते हैं। रियल फैक्ट है कि हम लोग देखते हैं जनरली, आप देखो तो जो कन्वर्ट लोग होते हैं, कन्वर्टेड होते हैं, खासतौर पे ईसाई वगैरह में, वो दलित लोग से ही आए हुए होते हैं, आदिवासी लोग से आए हुए लोग होते हैं, और भी बहुत से रिलीजन्स वाले होते हैं, लेकिन जनरली इस तरह के लोग है ना। इसीलिए क्योंकि उनका जीवन स्तर इस तरह से होता है, वो बहुत परेशान होते हैं, अपने जीविकोपार्जन उनके पास नहीं होता है ना, जीविकों का साधन नहीं होता है, तो फिर एक तरह से उनको लालच दे करके, पैसे दे करके उनको धर्म को बदलने के लिए कर दिया जाता है। तो धरती धन ना अपना में नंद सिंह सिख व ईसाई दोनों धर्म अपना कर देख लेता है, लेकिन चौधरियों के लिए चमार का चमार ही रहता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यही है। तो ये आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बन जाता है, दलित जीवन के पहलू का उल्लेख कीजिए। तो इसके बारे में आप पढ़िए और इसे लिख दीजिए। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, उपन्यास का केंद्रीय वस्तु, ठीक है ना, और इसके शीर्षक दोनों को स्पष्ट कर देता है। तो केंद्रीय वस्तु को देखा जाए तो यही होगा कि किस तरह से दलित का जीवन होता है और किस तरह से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। गांव में दलितों का धरतियों के किसी भी टुकड़े पर, यानी कि जमीन के किसी भी टुकड़े पर उनका अधिकार नहीं होता है, उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो मनुस्मृति में हिंदू धर्म की आचार संहिता मानी जाती है ना। तो उसमें ऐसी मतलब चीजें लिखी हुई हैं। मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्यों फाड़ के, संसद में भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को फाड़ के फेंका था। क्यों फेंका था? इसीलिए क्योंकि दलितों के लिए बहुत ही गलत मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो एक एक बात हिंदू धर्म के मानने वाले प्रमाण मानते हैं, मनुस्मृति में जो चीजें लिखी हुई है दलितों और स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर रखा था मनुस्मृति में, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है, देखो प्रतिपाद्य जरूर हर एक, जो भी आप लेसन पढ़ते हैं और हर एक लेसन का प्रतिपाद्य जरूर तैयार करिएगा। ये प्रतिपाद्य यानी कि उद्देश्य, ठीक है ना। तो धरती धन अपना का उद्देश्य क्या है, प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य दलितों के जीवन का चित्रण करना, दलितों के जीवन को बताना, है ना, किस तरह से उनके साथ शोषण होता है, उनको अधिकार नहीं दिए जाते, सभी चीजों के बारे में, ठीक है ना। जैसे ये दलितों के जीवन की त्रासदी को सृजनात्मक रूप से, यानी कि रियल में, यथार्थ रूप से जो उनके जीवन में घटता है, उसी चीज को यहाँ पर लेखक ने अपनी लेखनी के माध्यम से लिखा है, ठीक है ना। और वास्तविक जीवन की घटनाएं और स्थितियां लेखक के मन में कचोटती थी। देखिए, जो लोग होंगे इस कास्ट में से, वो समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज है ना। और कभी कभी होता है जब आप इसे पढ़ोगे ना, जैसे कि मैंने उनका कहा था, हरिशंकर परशाई का नहीं, किनका था, 1 सेकंड, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, जूठन ओम प्रकाश का था, वाल्मीकि जी का। बहुत ही अच्छी उनकी वो एकांकी था, उपन्यास था, आई डोंट रिमेम्बर क्यों क्या है, लेकिन यह नाटक बहुत ही बढ़िया था। मैंने उसे कई बार पढ़ा है और आप लोग को ही पढ़ाती हूँ। तो वो फाइनल में है, बीएससी कोर्स में, स्नातक में, ग्रेजुएशन में। तो
जिसे मर्मस्पर्शी बोलते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उस चीज को पढ़ते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, है ना। तो एक ऐसी मार्मिक कृति सामने आई जिसमें दलित जीवन यथार्थ के त्रासद का अत्यंत रूप से प्रभाव सामने आए, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रासदी के कई रूप में, अब देखिए रूप पूछता है त्रासदी का, तो फिर ये करना होगा। जिस तरह से समाज में उनका शोषण किया जाता है, उनके श्रम का शोषण किया जाता है, दलित स्त्रियों की यौन शोषण होते हैं ना, इस तरह की चीजें होती, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है, चेतना का अभाव जनरली दलितों में पाया जाता है ना, और ये जनरली इनमें जो एकता यूनिटी होती है वो भी नहीं पाया जाता। तो इजीली से लोग इनको अपनी तरफ जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ शामिल कर लेते हैं। दलित समाज की अपनी उत्पीड़क संस्कृति होती है, ज्ञानों और कालों जैसे सबसे अच्छे स्त्री पुरुष त्रासद अंत को प्राप्त होते हैं। तो ये एक तरह से त्रासदी है, दलित जीवन की त्रासदी में पूछेगा तो यही चीज आपको लिखना पड़ेगा। और सारांश यहाँ पे है त्रासदी का, तो इसको थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एक तरह से ये तो शॉर्ट में है, अब आपको डिटेल में, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहलू वाला जो था और ये दूसरा त्रासदी का। त्रासदी के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट आप देखना चाहो तो ये लिख दो, छुआछूत और अपमानित मान होता है, यानी कि जो छुआछूत दलितों के साथ किया जाता है, चमार लोग जो होते हैं, इस तरह के लोग आते हैं, तो इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। राइट, पहला हो गया। बहुत ज्यादा है तो इसको आपको शॉर्ट में लिखना होगा। फिर दूसरा, दलित स्त्री शोषण जो होता है, स्त्रियों के साथ जो शोषण किया जाता है, सामाजिक और आर्थिक कारण भी कुछ होते हैं, ठीक है ना। तो एक ये हो गया, ये चीज यहाँ पे हो गई। दूसरा हो गया, इसको भी आप शॉर्ट में कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। जाति व्यवस्था का धार्मिक आधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको टॉपिक में पहले से दे दिया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में रखूंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि धरती धन न अपना में दलित जीवन की त्रासदी को लिखिए, या दलित जीवन त्रासदी की विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताएं हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्या क्या होता है दलितों के साथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाति व्यवस्था का धार्मिक आधार, धर्म से जुड़ा जो मैं आपको बता रही थी, फिर एक तरह से दूसरा धर्म भी अपना लेते हैं, ठीक है। चलो, तो पंजाब के दलित जीवन की त्रासदी को चित्रित किया गया यहाँ पर, ठीक है ना, राइट। और पंजाब में नहीं, संपूर्ण भारत में दलितों की स्थिति ऐसी ही है। तो एक तरह से ये यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रतिपाद्य या फिर उद्देश्य क्या है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर उद्देश्य, जैसे यही है उद्देश्य, अपने उद्देश्य में दोनों स्तरों पर सफलता मिली, वेदना के व्यक्ति की मर्मस्पर्शी ढंग से हुई है। एक तरह से दुख दर्द को बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखाया गया है, लेखन का काम किया है। सामाजिक आर्थिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उसको व्यक्त किया गया है। दलित समाज में परिवर्तन की इच्छा का अभाव भी होता है, लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ना। तो इस सभी चीजों को यहाँ पर आप प्रतिपाद्य और उद्देश्य में लिख सकते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अब नेक्स्ट वही है, चित्रांकन और आंचलिक पहलू है। तो क्या क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि मैं पहले से आप लोग के लिए लेकर के रखी हूँ। बिल्कुल, देखो जो मैं कह रही थी, काली और ज्ञानो, दो इसके कैरेक्टर है, दो इसके चरित्र है ना, चारित्रिक उसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो काली और ज्ञानो केंद्रीय चरित्र है, मेन पात्र है ना उपन्यास के। तो इन दोनों की विशेषताएं, चरित्र विशेषताएं जरूर आप याद कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। काली और ज्ञानो की चारित्रिक विशेषताएं, दो में से एक का पूछ सकता है, दोनों का भी पूछ सकता है। आंचलिक का यदि क्वेश्चन आता है, धरती धन न अपना में, आंचलिक का देखो पहले ही बताए, ये पंजाब की कहानी है और गांव की कहानी है, ठीक है ना। तो ये इतना अगर आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चरित्रांकन में देखिए, यहाँ पर मेन चरित्र ये काली का है, ठीक है ना, क्योंकि ये माके का पुत्र है। तो यहाँ से विशेषताएं ले लीजिए और देख लीजिए, काली के बारे में पूछा जाएगा। ये तब होगा जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तभी आप यहाँ पे विशेषताएं निकाल पाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको विशेषताएं भी निकाल के दूं, समझाऊं भी। बहुत सारे सब्जेक्ट लेने, बहुत सारे पढ़ाने, ठीक है ना, क्लियर। चलो, तो ये हो गया। जैसे ये है कि चौधरी चमार संघर्ष को धैर्य और दृढ़ता का परिचय देता है, उसमें धैर्य और दृढ़ता भी है, पहली विशेषता हो गई। दूसरा वह आत्म बलिदानी स्वभाव का है, ये दूसरी विशेषता ले लीजिए, मैंने यहाँ पे दे दिया। दो विशेषताएं मैंने आपको यहाँ पर दे दी, ठीक है ना। और भी बहुत होंगे, और भी बहुत होंगे। हिम्मत, मतलब कि हिम्मत से ना हारने वाला, परिस्थितियों से ना हारने वाला, निडर आप कह सकते हैं, तीसरी विशेषता ले लीजिए। तीन विशेषताएं देखिए मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, अब बाकी आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए, ठीक है ना। तीन विशेषताएं मैंने आपको दे दी है। काली के चेतन का दुर्बल पक्ष सबसे पहले प्रकट होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कमजोरी भी उसमें है।
तो आप इसे भी चौथे के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 विशेषताएं यहाँ पे आपको मैंने दे दी है, 4 विशेषताएं ले लीजिए, ज्ञानों का भी आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए, दूसरा प्रमुख ये पात्र है, ठीक है ना, राइट। जैसे यहाँ पे पहली विशेषता हो गई कि चरित्र में दृढ़ता उसका बहुत बड़ा गुण है, तो पहली विशेषता दृढ़ता हो गई, ठीक है ना, ये हो गया। फिर और भी आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। व्यक्ति सुदृढ़ व्यक्तित्व है ज्ञानों का, तो दूसरी ले लीजिए, सुदृढ़ व्यक्तित्व उसका हो गया, दूसरी विशेषता हो गई, ठीक है ना। और तीसरी भी ढूंढ लीजिए, स्वाभिमानी है ना ज्ञानों, तो स्वाभिमानी उसकी तीसरी विशेषता हो गई। इसी तरह से पढ़िएगा पहुंच करके तो आपको विशेषताएं यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है ना। अनदलित चरित्र भी यहाँ पे चाहो तो आप वाच कर लो, कभी कभी क्वेश्चंस पलट देता है, नहीं पूछेगा ज्ञान काली और ज्ञानों का, पूरे पात्र का पूछ देता है ना। तो लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है, बस इनको आप तैयार कर लो बस। हो यहाँ पे देखिए दिया हुआ, ये देखिए वर्चस्वादी सवर्ण चरित्र, तो इस तरह से आप इसको चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। आंचलिक पहलू की मैं बात कर रही थी, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दलितों के जीवन पर आधारित है, और ये जो जीवन है कहाँ का है, ये एक विशेष अंचल पंजाब का है, तो इसके बारे में यहाँ से आप ले लीजिए, होशियारपुर का है, ठीक है, क्लियर। ये देखिए यहाँ से ले लीजिए, आप पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद, चलिए ठीक है, जैसे ये है चरित्रों की चरित्र विशेषताएं, वही है कालो, उसका ले लीजिए, है ना। प्रवृत्तियां, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक से यथार्थ, त्याग, क्रूरता, दैनीता, सहृदयता, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से ले लो, कुछ में क्या पाया गया है वो लिख दीजिए। जैसे कि प्रवृत्तियां, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक, स्वार्थ, त्याग, क्रूरता, दैनीता, सहृदयता, ये एक तरह से चारित्रिक विशेषताएं, ये देखिए ये है चारित्रिक विशेषताएं। अब इनमें किस में कौन सी चारित्रिक विशेषताएं हैं ये आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, जो मैंने ऊपर आपको बताया है। काली का चरित्र लेखक ने अत्यंत संवेदना से चित्रित किया है। काली और ज्ञानों दोनों ही दलित चमार है, लेकिन उनकी प्रेम की पवित्रता उनके श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचती है। तो ये हो गया, चलो ये भी फिनिश्ड हो गया। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, सूखा बरगद। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, सूखा बरगद। मध्यम वर्गीय मुस्लिम समाज की मानसिकता, तो इसमें क्या कुछ हमारे लिए क्वेश्चंस मिलेगा ये देख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। विशेषता में यदि आप देखो तो देखो, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, मध्यम वर्ग उस दोनों में होता है। मध्यम वर्ग का मतलब होता है वो पढ़ा लिखा है, एक मध्यम वर्ग समाज होता है मतलब पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं, समाज में उनका अपना ओहदा, अपना पद होता है, बौद्धिक विकास उनमें होता है, और परिवर्तन में प्राय नेतृत्व करता है। तो 4 या 5 विशेषताएं हो गई किसकी, मध्यम वर्गीय परिवार की विशेषता, मध्यम वर्गीय समाज की विशेषता, ठीक है ना, क्लियर। देखो 4 विशेषताएं मैंने आपको बता दी। सूखा बरगद प्रतिपाद उद्देश्य क्या है, तो देखा जाए तो ये मंजूर एहतेशाम की लिखी हुई ये कहानी है। इसमें उपन्यास, इसमें आपको शिक्षित मुस्लिम परिवार के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, उनके विचार के बारे में बताया गया, और उस जो अम्मी और अब्बू और अम्मी है उनका जो वैचारिक संघर्ष चलता है, जो भी उनके जीवन में कठिनाइयां आती है, किस तरह से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और किस तरह से वो संस्कार उनको दिए जाते हैं, समाज में जो रूढ़ियां हैं, दकियानूसी बातें होती हैं, किस तरह से उनको दी जाती हैं, दूसरे और अब्बू के माध्यम से नए सोच, माँ की तरफ से संस्कार जो कि एक तरह से पुराने टाइम से चला आ रहा है, और अब्बू की तरफ से, पिता की तरफ से नए संस्कार दिए जाते हैं, तो मानसिक और बौद्धिक विकास को सही दिशा देते हैं। तो ये एक तरह से प्रतिपाद और उद्देश्य आपका हो जाता है, क्लियर। चलिए तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। ये आपकी पीडीएफ कहीं कहीं ऐसे ही मिलेगी, बस इसमें इतना काफी है, ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी कोई क्वेश्चंस क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए प्रतिपाद उद्देश्य क्या है, तो मध्यम वर्गीय मुस्लिम समाज की मानसिकता और उनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित है ये, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है सूखा बरगद में ही, और इसमें हम अल्पसंख्यक समाज में असुरक्षा की भावना को लेंगे। तो क्या कोई क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये है इतिहास की गलत प्रस्तुति और भ्रामक समझ। भारतीय मुसलमानों के मन में असुरक्षा का डर उगने के पीछे और भी कई कारण थे, जिन्हें सूखा बरगद में कभी इशारे तो कभी सीधे कहा गया। यानी भारतीय जो मुसलमान हैं वो अपने आप को भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं, क्यों, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे है, लीजिए, क्लियर। चलिए जैसे यहाँ पे हो गया,
भारतीय इतिहास की गलत प्रस्तुति और भ्रामक समझ, यानी भारतीय मुसलमानों के मन में असुरक्षा का डर क्यों है, लेखक उसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो असुरक्षा का जो डर है वो ये है, सांस्कृतिक अस्मिता खोने का डर पहला, ठीक है। फिर इसी तरह से कुटिल राजनीति का दबाव दूसरा, संप्रदायों के बीच अलगाव और दूरी तीसरा, ठीक है। तीन यहां पर इसकी विशेषताएं वो दे दी गई हैं। क्लियर, चलो बस इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। कथ्यगत नवीनता आप चाहो तो देख सकते हो, प्रेजेंट टाइम में पुरानी धारणा से एक तरह से बचने बचने की कोशिश की जाती है ना। बांटो राज करो की जो नीति थी अंग्रेजों के टाइम में, उन्हीं की देन होती है। बंटवारे के लिए भी हिंदू मुस्लिम नेतृत्व को दोषी ठहराया जाता है। तो यही है, थोड़ा सा आप चाहे तो देख लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, कुछ लेसन आप लिफ्ट भी कर देंगे तो इससे कुछ नहीं होना। मैला आंचल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तो आप लिफ्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये मैला आंचल और आंचलिक उपन्यास की अवधारणा रेणु का है ना, ये शायद देख लेते हैं, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल। तो देखो मैला आंचल में, ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आंचलिकता, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मैला आंचल में आंचल सॉरी उपन्यास की आंचलिकता को समझाइए। आंचलिकता का मतलब क्या होता है, किस जगह पे किस परिवेश में लिखा गया उपन्यास है ना। जैसे एक गांव की लिखी है, गांव के उसमें परिवेश में लिखा गया उपन्यास है। फिर कौन कौन लोग वहां पे होते, गांव का एक तरह से जो अंचल होता है, नदी पठार और बोली भाषा, रहने वाले लोग, जिस तरह की जो चीजें होती हैं, तो एक तरह से आंचलिक ये क्षेत्र, विशेष क्षेत्र पर लिखा गया उपन्यास होता है ना। तो क्षेत्र के रहने वाले लोग, उनकी बोली, उनकी भाषा, उन्हीं के आधार बना करके जब कोई चीजें लिखी जाती है तो आंचलिक हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैला आंचल में आंचलिकता से आप क्या समझते हैं बताइए, आंचलिकता की अवधारणा को समझाइए, ठीक है ना, राइट। तो ये जरूर देख लीजिएगा, आंचलिकता में पहला आएगा हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की परंपरा, ठीक है, परंपरा के रूप में है। तो आंचलिकता को जरूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आंचलिक संदर्भ में, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। आंचलिक उपन्यास है क्योंकि इसके शब्द हिंदी उपन्यास के विकास में निर्णायक दिशा देते हुए सिद्ध होते हैं। और ये उपन्यास आलोचकों लेखकों को अपनी औपन्यासिक रचना को आंचलिक नहीं कहा। रेणु का सृजनात्मक प्रतिमान का प्रतीक, ये भी आपके इसमें फाइनल में था, ग्रेजुएशन में आप इसे पढ़ चुके होंगे 100%, है ना। तो आंचलिकता की परतों को खोलता है, वहां के लोगों के बारे में, जीवन के बारे में, घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। तो इसे जरूर देखिएगा, पूर्णिया बिहार में है। तो पूर्णिया कथानक कहकर रेणु ने पूर्णिया की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। तो पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है, उसकी सीमा एक और नेपाल से, दूसरी ओर पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो ये है आंचलिकता, इसको थोड़ा सा देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है ना, क्लियर। चलिए मैला आंचल के आंचलिकता का संदर्भ समझने की सबसे पहली जरूरत जो है वो है आंचलिक चित्रण के पीछे उनकी मनोभावना को क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना, मनोभावना, देश प्रेम। और देश प्रेम पत्थर की इमारतों से ना होकर के देश की मूर्वत मेहनत कश जनता से होता है। ये है आंचलिकता, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तैयार कर लेना आप, ठीक है ना। और इसमें आंचलिकता के व्यापक संदर्भ, इसमें सूल फूल गुल गुलाल आदि को, धूल गुलाल आदि को अधिक संवेदना से समझा जा सकता है। तो ये है आंचलिकता का संदर्भ और ये है आंचलिकता। तो यहाँ से इसको ले लेंगे तो वेरी वेरी अच्छा, मतलब अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे परिवेश के बारे में, सभी चीजों के बारे में, ठीक है ना, क्लियर। चलो ये हो गया। विविधता के रंग आप चाहो तो देख लो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन आंचलिकता जो है उसको भी यदि आप इसमें लिख देंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। गांव के पिछड़ेपन हुए लोग होते हैं। विविधता के रंग में फिर यही चीजें होंगी, सामाजिक भेदभाव वहां पे किया जाता है लोगों के साथ में, गांवों में यही तो होता है ना, स्त्री पुरुष के प्रति देखने के नजरिए दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, है ना, ये होता है। लोक गीतों के अभिव्यक्ति लोक संस्कृत होती, विशेषता एक तरह से। अगर मैला आंचल की विशेषता पूछेगा या मैला आंचल की आंचलिकता की विशेषताएं कौन कौन सी, तो आपको यही सब चीजें लिखनी है, क्लियर, ओके। चलिए, तो सभी वही है सब्जेक्ट जो आप फाइनल में एक तरह से पढ़ चुके, कुछ ही नए आपको मिल रहे हैं। मैला आंचल में सामाजिक व
राजनीतिक संदर्भ, इसमें देख लेते हैं। मैला आंचल का राजनीतिक संदर्भ भी अब याद देखो तो कि किसकी शुरुआत जो होती है उपन्यास की राजनीतिक पृष्ठभूमि में होती है, राजनीति में होती है, अंत भी राजनीतिक घटनाक्रम के हिसाब से ही होता है, ठीक है ना। तो एक तरह से राजनीतिक उपन्यास भी इसको कहा जाता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैला आंचल में राजनीतिक संदर्भ। और राजनीतिक संदर्भ में उपन्यास में जिन परिस्थितियों का चित्रण हुआ है उन्हें क्रमवार में रखा गया है। यानी मैला आंचल में सबसे पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को दिखाया गया, कैसे पहले अंग्रेज यहाँ पे किस तरह से उन्होंने शासन किया, राजनीति को संभाला। फिर भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को दिखाया गया है, दल भी जो उस वक्त राजनीतिक दल थे उनको दिखाया गया, लिखा गया है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक राजनीतिक दल के रूप में दिखाया गया है। फिर भारतीय ग्रामीण समाज में वर्ग और वर्ण अंतर विरोधों का चित्रण, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के बाद की शासन व्यवस्था। ये देखो ये बहुत अच्छा है। ये मैला आंचल में राजनीतिक संदर्भ में 5 टॉपिक याद कर लीजिए। सबसे पहले 5 टॉपिक लिख दीजिएगा हेडिंग, देन इसके बाद एक एक लेकर के एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जब आप 5 हेडिंग लिख देंगे ना तो चेक करने वाला सिर्फ हेडिंग को देख करके आपको पूरे नंबर दे देगा, वो नीचे पढ़ेगा ही नहीं कि आपने लिखा क्या है, ठीक है ना। कुछ को पता है कि आपने अगर इतना हेडिंग डाल दिया तो आपको आ रहा है और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजनीतिक संदर्भ में, इसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए जैसे एक क्वेश्चन अलग से भी पूछ दे, भारतीय ग्रामीण समाज में वर्ग और वर्ण अंतर विरोध, वही जातिवाद चलता है। जैसे का में कायस्थ या मालिक टोला हो गए काश्तकार, खा में राजपूत टोली हो गए और गा में यादव टोली हो गए। ये हो गया राजनीति। वर्ण में लोग जात में जाते हैं, यहाँ पर वर्ग में बढ़ जाते हैं। तो शहरों में भी ये होता है ना, टोला बटे हुए होते हैं और उसका जातों में कास्ट में अपने बिलीव करते हैं, उसी में बटे हुए होते, ठकुरान टोला, पंडितान टोला, इस तरह से करके बन जाते, चमार टोला, है ना, इस तरह से होता है। तो ये होता है। चलो सामाजिक संदर्भ आएगा तो आई होप मैं इसको इंपॉर्टेंट में नहीं रखूंगी, फिर भी सामाजिक संदर्भ के अंतर्गत जाति आएगा, ठीक है ना। जातिगत विभाजन किया जाता है गांवों में, जात के आधार पर ही गांव को बांटे जाते हैं, आपको भी अच्छी तरह से पता है यदि आप गांव में हैं। और इसी तरह से टोले बन जाते हैं, मालिक यानी कायस्थ टोला, राजपूत टोला, यादव टोला, जो मैंने आपको बताया था। और ये 3 टोले आपके इस कहानी में उपन्यास में पाए जाते हैं, ठीक है ना, राइट। तो बस इसी का वर्णन करना है इसमें। चलिए इसमें इतना काफी है। सारांश वही है, देखो इसमें भी प्रतिपाद्य और उद्देश्य जरूर पढ़ लेना। प्रतिपाद्य और उद्देश्य वही है इसमें कि भारतीय समाज की जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाक्रम था उसके बारे में बताना और एक तरह से उसको दिखाना, ठीक है ना। परिघटना है उस मतलब कि आजादी के पहले का, कि किस तरह से माहौल था, किस तरह से लोग रहते थे, खास तौर पर किसी क्षेत्र विशेष में। क्लियर। चलिए मैला आंचल भाषा और शिल्प वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चंस कम लिए तो आप क्वेश्चंस ले लीजिए। क्वेश्चंस आपको ये ले, संरचना शिल्प आप बिल्कुल ले लीजिए। संरचना शिल्प में भाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक रीजनल, आंचलिक और एक तरह से क्षेत्र विशेष का लिखा हुआ उपन्यास है। जो नॉवेल लिखा गया है रीजनल में लिखा हुआ है, क्षेत्र विशेष में लिखा गया है, इसलिए इसकी भाषा वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको इसका संरचना शिल्प लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। और संरचना में जो तत्व शामिल किए जाते हैं, तो कथा हो जाता है, फिर शिल्प या कथा वस्तु हो जाता है। तो कथा वस्तु के कुछ सामान्य गुण अपने होते हैं जो कथा होती है, जैसे जिज्ञासा बना होना चाहिए। यदि आप कोई कहानी कुछ चीज पढ़ते हैं तो उसके एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आगे अब क्या है क्या है। कौतूहल वही है जिज्ञासा। सरसता यानी कि पढ़ने की लगन जो होती है, और रजकता यानी पढ़ने का मन होना चाहिए, है ना। और कंटिन्यू पढ़ना चाहिए उसको, एक तरह से हम कह सकते हैं ये सरल भी होना चाहिए। तो कुछ चीजें होती हैं, है ना, गुण होते हैं कथा वस्तु के। और मैला आंचल में भी इसी तरह के गुण देखने को मिलते हैं और इसकी अपनी कुछ विशेषताएं भी यहाँ पे होती, ठीक है ना। और यही चीजें मिलकर के मैला आंचल की विशेषता बन जाती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है संरचना शिल्प। और संरचना शिल्प की यदि हम बात करते हैं तो संरचना शिल्प में सृजनात्मकता की बात यहाँ पे की जाती है, कथा वस्तु यहाँ पर होती है, ठीक है ना। और इसमें आपको भाषा के बारे में 100% पढ़ लेना होगा, ठीक है ना। आंचलिक उपन्यास माना जाता है, लेकिन कथा वस्तु के आधार पर इसे सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रकार की रचना भी कहा जाता है। लेकिन उपन्यास की कथा वस्तु में एक तरह से आंचलिकता देखने को मिलता है। तो ये जरूर देखिएगा, आपके लिए कथा वस्तु इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। मैला आंचल का कथा वस्तु लिख देगा, छोड़ देगा बस। फिर
तो कथा वस्तु के निर्माण में रेणु की चरित्रांकन की क्या भूमिका है। दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहली बात, महिला आंचल का कथा वस्तु क्या है, और दूसरा बात, रेणु की चरित्रांकन की क्या भूमिका है महिला आंचल में। तो ये है चरित्रांकन यहाँ पे किया हुआ है, इसको ले लीजिए। किस तरह से कथा वस्तु को निर्मित किया गया है, तो चरित्र को दो प्रकार से बताया गया, गोल और चपटे में बताया गया। गोल यानी उपन्यास की कथा विकास के साथ साथ आगे बढ़ती है, ठीक है, और जो चरित्र उसमें आते हैं, और चपटे यानी कथा के आरंभ में प्रस्तुत विशेषताओं को, जो कथा के अंत तक बिना किसी परिवर्तन के रहती है उसी तरह से। तो मैला आंचल के अधिकांश चरित्र गोल है, लेकिन कुछ चरित्र चपटे भी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चरित्रांकन। आपसे देखो अब 3 तरह का क्वेश्चन कथा वस्तु पूछेगा, तो इसको आप ऐसे ही लिख देना। रेणु के चरित्रांकन की क्या भूमिका है, तो वीएपी का मैला आंचल के चरित्रांकन को लिखिए। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, वामन दास इसके क्या है, केंद्रीय चरित्र में है, मेन पात्र में है। तो वामन दास का एक तरह से चारित्रिक विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिए, तो चरित्रांकन हो गया। जो भाषा शिल्प की मैं बात कर रही थी, महिला आंचल का भाषा शिल्प आपको देखना ही देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंचलिक के वेश पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, आंचलिकता का स्वरूप केवल इसकी भाषा के कारण ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे रूप भी देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा भाषा के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे। लोकगीत, लोक संगीत इनके इसमें शामिल होता है, क्योंकि आंचलिक के बारे में, एक क्षेत्र विशेष के बारे में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, जन व्यवहार की भाषा, एक तरह से ये भाषा की विशेषताएं ही हो गई। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, बाण भट्ट की अब आत्मकथा आ गई। आत्मकथा में देख लेते हैं इसमें क्या है, जीवन दृष्टि क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं। अब देखो यहाँ पे जो दिया है, प्रेम की परिकल्पना, एक तरह से आत्मकथा की विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। आत्मकथा की विशेषताएं, एक क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल क्रिएट हो सकता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के यदि जीवन दृष्टि आता है तो, या फिर आत्मकथा की विशेषताएं क्या है, तो प्रेम की परिकल्पना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जीवन दृष्टि है, ये जीवन दृष्टि ही है एक तरह से। बाण भट्ट की आत्मकथा की जीवन दृष्टि लिखिए, आत्मकथा की विशेषताएं क्या है लिखिए। तो प्रेम की परिकल्पना पहला यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, ओके। नारी चेतना की अभिव्यक्ति, ये दूसरी विशेषता हो जाती है। जीवन दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट है, बाण भट्ट की आत्मकथा का भारतीय जीवन दृष्टि या फिर जीवन दृष्टि क्या है, देखने का नजरिया क्या है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अलग भी पूछ सकता है, बाण भट्ट की आत्मकथा की नारी चेतना की अभिव्यक्ति को समझाइए, ऐसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, तो अभी 2 हमको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। नारी दृष्टि का भी थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, संस्कृत और समन्वयकता ये भी यहाँ पे आ गया है, तो इनको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। और आत्मकथा की संरचना और शैली, चलिए ठीक है। तो बस यहाँ पे इतना काफी है, इससे ज्यादा कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे लेने की, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। शिल्प, शिल्प में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भाषा तो शायद हमने पिछले में देख ली ना, तो शिल्प में नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो एक चीज यहाँ पे है, जैसे देखो ये लिखा है कि इस उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों का उतना महत्व नहीं जितना कि काल्पनिक पात्रों का है। तो रिमेम्बर, एक क्वेश्चन जरूर क्रिएट हो सकता है कि आत्मकथा के काल्पनिक पात्रों का वर्णन कीजिए, तो थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है ना। काल्पनिक पात्र ये तब भी होगा जब आप इन्हें पढ़ेंगे, जब इन्हें आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि काल्पनिक पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको जरूर देख लेना। चलिए, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा को प्रासंगिक उपन्यास बनाने का श्रेय भी काल्पनिक पात्रों को है, तो प्लीज प्लीज काल्पनिक पात्र आप जरूर देख लेना,
ठीक है ना, राइट। क्योंकि द्विवेदी जी की सृजनात्मक कल्पना इन पात्रों के माध्यम से उसको दिशा देती है, गति देती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। नारी मुक्ति की आवश्यकता, नारी पुरुष की समानता, जाति विषमता, प्रहार, कर्मकांड, जनित मिथ्या रूढ़ी का विरोध, स्वाधीनता आंदोलन, ऊंच नीच विभाजित देश की, ये देखिए ये देखिए, ये है इन पात्रों द्वारा रेखांकित किया गया है। तो यदि मैं कहूं कि क्वेश्चन पूछता है कि आत्मकथा के पात्रों की विशेषताएं लिखिए क्या क्या है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर है, ये काम किए गए ये विशेषताएं। आत्मकथा की विशेषता क्या है, तो यही लिखिएगा। आत्मकथा का उद्देश्य लिखने का क्या है, ये आत्मकथा क्या कहना चाहता है इसके माध्यम से, तो फिर ये भी आप लिख दीजिएगा क्योंकि उसमें इन्हीं चीजों का वर्णन किया गया। उद्देश्य प्रतिपाद देखिए और ये हर एक का आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना, राइट। तो चलो 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोनों आपके लिए है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारा 13 यूनिट अभी चल रहा है और आई थिंक 26 27 यूनिट इसमें है। प्रासंगिकता का मतलब होता है, अगर हम प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में देखें, है ना, कि बाणभट्ट की आत्मकथा की समकालीन प्रासंगिकता पर वर्तमान युग की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में विचार किया। प्रेजेंट टाइम में अगर हम आत्मकथा को ले पढ़ें तो आज के टाइम में क्या आप सोचते हैं, तो जैसे नारी के बारे में, जात के बारे में, कर्मकांड के बारे में उस टाइम में बताया गया था, लिखा गया था, तो आज के टाइम में बिल्कुल मेल खाता है और आज के टाइम में चीजें विद्वान भी है ना। दलित उत्पीड़न, बहुसंख्यक, जाति, वर्ग भेद, संप्रदाय भेद, सभी चीजें तो देश में एकता में एकता एक करने में और लोगों में एक तरह से जातिगत बंटवारे को लेकर के भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। तो एक तरह से बंटवारे का काम ये चीजें करती हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन प्रासंगिकता से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, आज के टाइम में। तो बिल्कुल 100% है ये प्रासंगिकता के रूप में आज के टाइम में देखा जाए तो बिल्कुल सही मिलता जुलता ये प्रासंगिकता, इसको तैयार कर लेना आप, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि ये देखना है कि रचना अपने समय और समाज के साथ कैसा बर्ताव करती है, वही रचना सार्थक और प्रासंगिक कही जा सकती है जो अपने रचना काल में हो रही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उथल पुथल को प्रतिबिंबित करती है, जनता की इच्छा जो आकांक्षाएं होती है उनको स्वर देने की शक्ति रखती है, मानवीय मूल को समझती है, ठीक है ना। तो ये प्रासंगिकता जरूर तैयार कर लेना आपको जरूर ये बोलेंगे प्रासंगिकता। नारी के प्रति आदर, सम्मान की भावना, अस्मिता की रक्षा करना, प्रतिबद्धता, मानवीय मूल्यों को पहचानना, दैविक शक्ति पर मानवीय प्रेम, ये सभी चीजें इसमें देखने में आत्मकथा में मिलती है, ठीक है ना। तो बाणभट्ट में आत्मकथा के लेकर सारी गलत वर्जनाओं, रूढ़ियों, भ्रांत धारणाओं के प्रति जनता को सचेत और सावधान किया, जिसके नीचे हम हजारों वर्षों से पिसते आ रहे हैं। एक तरह से ये क्या है, ये यहाँ पे उद्देश्य प्रतिपाद्य हो जाता है। क्लियर। तो ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रासंगिकता, उद्देश्य प्रतिपाद्य, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया, कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है वो हम लेंगे, अदरवाइज तो है तो बहुत कुछ है। नारी चेतना के स्वर बिल्कुल पूछा जा सकता है आत्मकथा में, क्योंकि नारी के बारे में ऊपर भी इस पे पढ़ के आया है, बहुत सारा है, तो हो सकता है एक अलग से क्वेश्चन पूछ ले नारी के बारे में, नारी चेतना स्वर आत्मकथा में, या आत्मकथा में बाणभट्ट नारी के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या कहते हैं, नारी चेतना स्वर लिखिए, बस यही लिख के दे देगा आपको। चलिए तो ये हो गया आपका आत्मकथा, ये हो गया फिनिश्ड। अब ले लेते हैं नेक्स्ट, ठाकुर का कुआं। अब इसमें चलो अब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, बहुत ज्यादा भी हो गया, प्रेमचंद्र का है तो क्वेश्चन बताते हुए चलते हैं इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन यदि इंपॉर्टेंट आपको मिल जाए तो आप तैयारी कर भी चुके होगे। छुआछूत और जातिवाद के बारे में ये लिखा हुआ है। ठाकुर का कुआं आपको पता है, पहले ST/SC और लोगों के साथ में क्या होता था, कुएं ठाकुर के अपने होते थे, कोई छू नहीं सकता था, पानी नहीं ले सकता था, कोई छू देता था तो अछूत हो जाता था वो कुआं, वो पानी, है ना, एक तरह से पाप चढ़ जाता था उन लोगों के ऊपर। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसमें दिया है। तो जाति प्रथा और छुआछूत के कारण एक तरह से जो लोग शिकार होते थे और पानी जैसी चीजों के लिए उनको तड़पना पड़ता था, तरसना पड़ता था, और प्रेमचंद्र ने इसी कहानी के माध्यम से छुआछूत की प्रथा को बताया है, ठीक है ना, राइट। और साथ ही साथ में जाति प्रथा में जो हिंदू धर्म की विचारधारा आई है, वो उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में भी बताया, असमानता के बारे में बताया है। तो ये ठाकुर का कुआं का प्रतिपाद उद्देश्य क्या है ना, राइट। और साथ में कभी कभी ये शीर्षक की सार्थकता भी पूछ लेता है, ठाकुर के कुआं कि शीर्षक की सार्थकता को समझाइए। शीर्षक का सार्थकता का मतलब ये होता है कि जो ये टाइटल दिया गया, हेडिंग दिया गया है ना, ठाकुर का कुआं, मतलब क्या वो सही दिया गया है, तो आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, जैसे क्योंकि स्वतंत्रता के पहले, आजादी के पहले की लिखी हुई उपन्यास है ना, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है।
तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलो इसे पढ़ लेना, ठीक है। चलो स्त्री के इसमें तो ऐसा नहीं, शोषण के बारे में भी है, पर इसमें कोई बात नहीं। हाँ ये देखिए, जैसे मैं कह रही थी ना कि ठाकुर का कुआं कहानी पाठ का अध्ययन किया गया है ना, तो कहानी के तो प्रतिपाद्य क्या है, तो इस कहानी के माध्यम से यानी उद्देश्य है सामाजिक समस्याएं संपूर्ण चित्रण उभर करके सामने आते। भारतीय समाज में जो पहले की समस्याएं, जाति प्रथा हुआ करती थी, छुआछूत हुआ होती थी, लोग अपमान करना, मानवता विरोधी जघन्य परंपरा थी, इन सभी चीजों को उसमें एक तरह से दिखाया गया है। जाति प्रथा को एक तरह से प्रश्रय देने वाली, बढ़ावा देने वाली सामंती जो व्यवस्था होती थी, और किस तरह से जमींदार लोग जो हुआ करते थे, सामंत लोग क्रूर हुआ करते थे, उनके बारे में इसमें बताया गया। उन्होंने लिखा जो कुएं गंगे छूत और इसलिए वो सवर्णों कुएं से पानी लेने के लिए अधिकारी नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रतिपाद और उद्देश्य ये है, ठीक है ना, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रतिपाद उद्देश्य सभी का आपको देखना है, क्लियर। चलिए चलिए ओके, अस्पृश्यता वगैरह को लेकर के है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है पुरस्कार। पुरस्कार को देख लेते हैं। इसमें ये जयशंकर प्रसाद का है। राष्ट्रीय भावना व्यक्ति चेतना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछेगा पुरस्कार में, जयशंकर प्रसाद के पुरस्कार में राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना को समझाइए, या पुरस्कार कहानी में राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना को समझाइए, ठीक है। तो इनको जब आप पढ़ेंगे तब आपकी चीजें समझ में आएंगी। तो पुरस्कार का मूल्यांकन करते समय स्मरण रखना जरूरी है। मूल्यांकन भी कभी कभी पूछता है, बिल्कुल पूछता है, और ये क्वेश्चन एक क्रिएट ही हो रहा है। पुरस्कार का मूल्यांकन लिखिए। तो राष्ट्र की जो अवधारणा है वह इस कहानी के घटित होने के समय यथावत नहीं थी, ठीक है ना, राइट। और आज एक विशाल भूखंड वाले जो प्रजाति के निवासी के राष्ट्र को, मतलब जो लोग यहाँ पे देश के अंदर रहते हैं निवासी, उनको राष्ट्र माना जाता है। तो पहले का जो एक इतिहास था और संस्कृति भी अलग अलग होती। तो पुरस्कार में जो कौशल राष्ट्र कुछ गांव राज्य भर का है, जिसका केंद्र अवस्थित दुर्ग, क्योंकि पहले की लिखी गई कहानी है। तो देखो सबसे पहली बात कि पुरस्कार की राष्ट्रीय भावना व्यक्ति चेतना, इसके अंतर्गत भी ये लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है एक तरह से मूल्यांकन के रूप में भी लिख देना, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुरस्कार का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है ना। प्रेरणा एक व्यक्तिगत मूल्य है, जबकि देश रक्षा एक सामाजिक दायित्व है। और पुरस्कार कहानी में एक ऐसा समय आया था जब व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक महत्वपूर्ण दिखाई, लेकिन व्यक्तिगत लोग स्वार्थी हो जाते थे, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक वो टॉपिक हो गया, उससे दूसरा भी निकल आया। मधुलिका का अंतर्द्वंद, यानी मधुलिका आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मधुलिका का चारित्रिक विशेषताएं भी देख लेना, या कभी कभी क्वेश्चन पूछते थे कि मधुलिका पुरस्कार में मधुलिका का अंतर्द्वंद समझाइए, ठीक है ना। तो इसे भी देखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, ये मधुलिका सबल नारी चरित्र, यानी चरित्र की विशेषताएं, बिल्कुल पूछेगा आपको चारित्रिक विशेषताएं। तो ये यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है ना। तो इसकी देख लीजिए, ठीक है। कभी कभी शिल्प पक्ष भी पूछ लेता है। तो शिल्प पक्ष का मतलब होता है भाषा के बारे में लिखना, लिखने की कला जो होती है, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेना। पुरस्कार में भाषा के दो रूप मिलते हैं, जहां प्रकृति के सौंदर्य का अंकन होता है, लिखा हुआ होता है, और भाषा अधिक संस्कृत निष्ठ होती है, काव्यात्मक होती है, ठीक है ना। छायावादी कविता का कोई अंश गद्य खड्ड के रूप में सामने आ जाता है। थोड़ा सा इसको आप देख लेना, ठीक है ना। चलिए, और कहानी का कला पक्ष बहुत सशक्त होता है, तो यही आ जाता है शिल्प के अंतर्गत, क्लियर। यही है देश प्रेम व्यक्ति प्रेम के बीच मधुलिका भीषण अंतर्द्वंद का शिकार हो जाती है कि देश प्रेम को चुने कि व्यक्ति प्रेम को चुने। ये मधुलिका का क्या है, अंतर्द्वंद है। दो चीजों में लिख करके भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस कहानी का प्रतिपाद उद्देश्य क्या है, ये चीज है, ठीक है ना, राइट। तो ये देख लीजिएगा, ओके। ये भी फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट अब ले लेते हैं यहाँ पर पाजेब, जयेंद्र कुमार का है ये। बाल मनोविज्ञान की कहानी है पाजेब। तो सबसे पहले क्वेश्चन की पाजेब का प्रतिपाद्य और उद्देश्य क्या है, तो यही है बाल मनोविज्ञान के बारे में बताना, ठीक है। ये हो गया। और कभी कभी बाल मनोविज्ञान से तो हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी एक घटना होती है पाजेब का, यानी कि पायल का घर में न मिलना, इस पर आधारित कहानी होती है एक तरह से। तो चलिए, ये हो गया, और इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। मध्यम वर्गीय मानसिकता, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा
कि पाजेब में मध्यम वर्गीय मानसिकता और बदलते नैतिक मूल्य को समझाइए। तो यही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि कहने का मतलब ये है कि पाजेब कहानी में जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो नौकरी वगैरह कर रहे होते हैं, उनकी मानसिकता में, उनके सोच में आ रहे बदलाव को दिखाया जाता है। शहर की ओर लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, पूंजी भी बढ़ रहा है, शहर की ओर गांव छोड़ करके लोग आ रहे हैं, और इससे मानव के संबंध में भी बदलाव आ रहा है, मानव के संबंध भी बदल रहे हैं। और लेखक जो होता है इन अपनी रचना के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में आ रहे बदलाव को यथार्थवादी, मनोविश्लेषणवादी और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के माध्यम से जांचता और परखता है, ठीक है ना, राइट। और व्यक्ति का जीवन इतना सरल नहीं रह गया है जैसा पहले हुआ करता था। तो ये है विश्वास संदेह के बीच पैदा हुई कहानी, तो इसे जरूर देखिएगा। आपके लिए मध्यम वर्गीय मानसिकता और बदलते नैतिक मूल्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ये है, ठीक है ना, राइट। चलिए, कहानी का सिर्फ चाहो तो आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट ले लें, कुत्ते की पूंछ, यशपाल का है ये, ओके। इनमें भी मध्यम वर्गीय ही है। यशपाल की कहानियों में मध्यम वर्ग के विभिन्न स्तरों में आए पात्रों के एक भरी पूरी और रंगारंग दुनिया हिलोरे लेती दिखाई देती है, और पुलिस के अत्याचार से त्रस्त और आतंकित लोग यहाँ हैं इस कहानी में। तो एक तरह से प्रतिपाद और उद्देश्य मिल गया है। रूढ़िता, अंधविश्वास से पढ़े लिखे शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं, विलास भरी जो जिंदगी अपनी जीते हैं, और कुछ अछूते लोग गांवों में, पहाड़ों में रहते हैं, जो धर्म देवी देवताओं के नाम पर भी आज उनका शोषण होता है, ठीक है ना। पहाड़ों पर ले जाने वाले सुविधा भोगी लोग होते हैं, परीक्षा की तैयारी के आड़ में सड़कों पर सैर करती लड़कियों के नंबर तय करते हैं ना। तो यही, और पढ़ी लिखी उपेक्षित महिलाएं जो रूढ़ियों और सामाजिक विसंगतियों की शिकार है, यही पूरी आपकी कहानी का प्रतिपाद्य और उद्देश्य है। किसका? यशपाल की कहानी का, कुत्ते की पूंछ। क्लियर। चलिए, पृष्ठभूमि हो भी सकता है, नहीं भी, आप चाहो तो देख लो। इस पृष्ठभूमि में कुत्ते की पूंछ कहानी का पाठ विश्लेषण विश्वसनीयता के कारण प्रमाणित हो जाता है। तो सार्थकता कि एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार के दंपत्ति का चुनाव करते हैं इस कहानी के लिए यशपाल। तो आप चाहो तो इसे देख लो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन था, हाँ, आप चाहो तो एक व्यंग के रूप में उन्होंने कहा, तो व्यंग को आप थोड़ा सा ले सकते हो, क्योंकि कुत्ते की पूंछ को ना व्यंग के रूप में कहा गया है, तो ऐसे व्यंग को ले लो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भाषा शैली, तो भाषा शैली जरूर इनका आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए चलिए, रोज अज्ञे का है ये, ओके। देखिए, उद्देश्य, रोज कहानी का उद्देश्य या प्रतिपाद्य क्या है? तो इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यत्रवंत जीवन, पूरे जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीते उबाऊ जीवन का चित्रण है। यानी कि एक लड़की जिसका नाम मालती है, किस तरह से अपना वैवाहिक जीवन जीती है, पूरा जीवन, वो भी घर के अंदर रहते हुए, घरेलू जीवन, झाड़ू पोछा कपड़ा पूरा करते हुए, उसके बारे में पूरा उबाऊ जीवन का मतलब एक तरह से नीरस जीवन है ना, उसके जीवन का पूरा चित्रण इसमें किया गया है। और एक विवाहित नारी के अभावों से घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। तो ये रोज एक ही ढर्रे पर चलती, रोज का मतलब रोजमर्रा जिसे बोलते हैं, तो एक ही ढर्रे पर, एक ही पर पार्टी पर चलती मालती की उबाहट भरी दिनचर्या की कहानी का शीर्षक रोज है। तो कहानी का उद्देश्य की और इसका शीर्षक भी संकेत करता है, इसलिए इस कहानी का रोज शीर्षक सार्थक उपयुक्त। देखो, अब 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पे ये लिखना है आपको, कहानी का शीर्षक या प्रतिपाद्य। रोज कहानी अज्ञे की, रोज का शीर्षक क्या, उद्देश्य, प्रतिपाद्य उद्देश्य लिखिए। तो ये उद्देश्य हो गया, यहां तक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रोज कहानी का जो रोज शीर्षक है, रोज जो है सार्थकता लिखना है, यानी कि अज्ञे की रोज शीर्षक का सार्थकता लिखिए। यानी कि क्या ये शीर्षक उपयुक्त है, जो रोज रखा गया है नाम, बिल्कुल उपयुक्त है, ये देख लीजिए। यानी कि क्योंकि रोज का मतलब होता है रोज के जीवन में होने वाली घटनाएं
और जो रोज शीर्षक रखा गया है ये सार्थक उपयुक्त शीर्षक है। क्यों? क्योंकि मालती के जीवन में रोज होने वाली दिनचर्या के बारे में इस कहानी के अंतर्गत बताया गया है। तो कहानी के शीर्षक के कहानी की मुख्य संवेदना की ओर संकेत करती है और लेखक की सूझबूझ और कौशल को भी दिखाता है। तो ये है शीर्षक, प्रतिपाद्य, और दूसरा क्वेश्चन सार्थकता यानी उपयुक्तता, जो रोज नाम रखा गया है तो क्या वो सही है या नहीं है। और स्त्री की सामाजिक स्थिति भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस कहानी में स्त्री के बारे में ही बताया गया है कि किस तरह से स्त्री के जीवन के बारे में। तो कहानीकार की दृष्टि का केंद्र मालती और उसके जीवन की जड़ता है। तो मालती की चारित्रिक विशेषताएं भी तैयार कर लेना। क्लियर? ओके, चलिए। शिल्प वगैरह मैं नहीं लूंगी, अगर आपको लेना तो आप ले लो, ठीक है ना? राइट, चलिए। ये देखिए, कहानी का शीर्षक रोज पूर्णतः सार्थक है क्या? बिल्कुल सार्थक है। ये ले लीजिए यहां पर से, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट चल लेते हैं। बहुत है आपके इसमें। पिता ज्ञान रंजन का है ये, इसीलिए समझाने की गुंजाइश नहीं है ना। नए और पुराने मूल्यों का द्वंद्व वेरी इंपॉर्टेंट है। नई कहानी, आजादी मिलने के साथ ही साथ भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग आ गया था, विकसित हो रहा था और नई कहानी का जन्मदाता माना जाता है इन्हें। तो नए और पुराने मूल्यों का द्वंद्व है ये। क्या द्वंद्व है ये? पिता। तो इसे जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? चलिए, एक इसमें से एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि पिता एक साठोत्तरी कहानी है, समझाइए कैसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साठोत्तरी कहानी इसलिए है क्योंकि 7वें दशक की कहानी लिखी गई है, आजादी के बाद, और जो रियल में उस टाइम पे घटित हो रहा था, उस समय का जो परिवेश था उसी का चित्रण इसमें किया गया है। तो यथार्थ का चित्रण किया गया है। 7वें दशक की कहानी है और ये नई कहानी से थोड़ा अलग है, ठीक है ना? इसीलिए इसको साठोत्तरी कहानी कहा गया है। किसको कहा गया? पिता को कहा गया है। उससे मिलती जुलती ये है। नई कहानी के मूल में मोह भंग नहीं होता है, नैतिक आस्थाएं होती, विश्वास जरूर कुछ कमजोर हो गए हों, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल पुराने जैसी ही हैं। तो कुछ चीजें यहाँ पर है जो आपको देखनी होंगी। साठोत्तर कहानी से, साठोत्तर कहानियों में ज्ञान रंजन का महत्वपूर्ण स्थान है और अधिकतर इनकी कहानियों में मानवीय संबंधों के बदलाव और विघटन का बोध होता है। तो साठोत्तर से एक क्वेश्चन पूछेगा 100% इससे, तो आपको ये पढ़ना और इसे लिखना है, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। चलिए, पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप, ये भी एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। ज्ञान रंजन की पिता पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को समझाइए, यानी पिता कहानी के पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को समझाइए। बस यही क्वेश्चन यहां से पहुंच देगा। क्लियर? चलिए, इसको भी देख लेना आप। सामाजिक यथार्थ, मैंने पहले ही कहा 7वें दशक की हिंदी कहानी एक बदले हुए भावलोक की कहानी है। केंद्रीय स्वर जो है वो अतीत से अलग हो चुका है। वर्तमान में जो लोग जीते हैं उन्हीं को लिखने की कोशिश करते हैं और ये नैतिकता और सामाजिक प्रतिबद्धता से बंधे हुए लोग नहीं होते हैं। ये अपनी आंखों में देखने में अधिक विश्वास करते हैं, जो देखते हैं वही लिखते हैं, ठीक है ना? तो 7वें दशक की इस कहानी के अंदर हम लेखक अपने ढंग से जूझता, संघर्ष करता दिखाई देता है। तो इंपॉर्टेंट है। सामाजिक यथार्थ भी आप ले सकते हो। पिता में झुंझलाहट, असंतोष, घुटन, अनास्था समूचे युग की प्रतिनिधि प्रवृत्ति मानी जाती है। तो पिता की एक तरह से कहानी की विशेषताएं क्या है, ये हो गई है, ठीक है ना? बेरोजगारी की मार, ये कुछ चीजें हैं। चलिए, दो पीढ़ियों के बीच में टकराव क्यों होता है इस कहानी में? क्योंकि उनका प्रमुख कारण नई पीढ़ी की बनावटी जिंदगी होती है, फिजूल के खर्चे होते हैं, शान शौकत होता है ना, शान शौकत जो करते हैं। तो पिता कहानी एक उदाहरण देना चाहती है। मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चाल भरे लोग आया जाया करते हैं, अंदर सोना चाहिए, ढंग से कपड़े पहनना चाहिए, चौकीदारी की तरह। यही है आपका एक तरह से उद्देश्य, मोरल बता रही है ना? तो ये पिता है। चलिए, कहानी की संरचना 7वें दशक की कहानी है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, तो इसे जरूर आप तैयार कर लेना। चलिए, क्लियर? ओके, सारांश भी दिया है, वही जो मैं हर बार कहती हूँ, प्रतिपाद, उद्देश्य, और साथ ही साथ में कभी कभी ये पूछ लेता है कि कहानी का जो नाम है पिता, शीर्षक है ना, क्या बिल्कुल सही है, सार्थक है? तो बिल्कुल सार्थक है।
चलिए, ये है 60 कहानी के विकास में ज्ञान रंजन के योगदान की समीक्षा कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार करना। तिरिच, तिरिच, तिरिच में अब क्वेश्चन बता दें। कहानी का आशय, कहानी का आशय क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, उद्देश्य क्या है। देखो, कहानी का उद्देश्य है शहरी समाज की संवेदनशीलता और अमानवीयता का उद्घाटन करना। किस तरह से लोग शहर में रहते हैं, संवेदनशील हो जाता है, संवेदनहीन हो जाते हैं और अमानवीयता उनमें आ जाती है। ठीक है ना, ये है यहाँ पे कहानी का आशय जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। कहानी में व्यक्तित्व यथार्थ की प्रासंगिकता वेरी इंपॉर्टेंट है, यथार्थ की प्रासंगिकता, ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी। मानवीय संवेदना लुप्त होती, तो ये चाहो तो कर लो, अदरवाइज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया है, तो ये इसमें हो गए। चलिए, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इसमें है त्रिशंकु। त्रिशंकु मुन्नू भंडारी की है। देश की स्वाधीनता एक ऐसी विभाजन रेखा, स्वाधीनता के टाइम की लिखी गई ये कहानी है। ठीक है ना। और नई कहानी के आंदोलन मोटे तौर पर 54 से 63 के बीच में, दशक के बीच में माना जाता है। मन्नू भंडारी अथवा इस आंदोलन से जुड़े हुए लेखक भी इस कहानी के सार्थक को मानते हैं। ठीक है ना, महत्वपूर्ण लेखक है, तो एक तरह से आंदोलन, तो इसको जरूर देखना। चलिए, नई कहानी आंदोलन आप चाहो तो याद कर लो, बिकॉज 63 से यानी 60 की कहानी आप इसे भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए, नई कहानी में है क्यों कहा जाता है, तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे के लिए। ये है मन्नू भंडारी की नारी दृष्टि, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप तैयार कर लेना, पॉज करके थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि व्यंग पूर्ण में लिखा गया है, तो मन्नू भंडारी का व्यंग भी आपसे पूछ सकता है त्रिशंकु के बारे में। और जो समूची नई कहानी में मन्नू भंडारी की अपनी विशिष्ट शैली है जो उन्हें एक पहचान देती है, तो ये व्यंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें। ठीक है ना। चलिए, ओके। और त्रिशंकु शीर्षक की सार्थकता, जो मैं आपको बोलती हूँ, शीर्षक अगर त्रिशंकु रखा गया है तो क्या वो सही है, उपयुक्त है? बिल्कुल है, क्योंकि नई कहानी की व्यक्तिनिष्ठ धारा नए पुराने या नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मध्य होने वाले संघर्ष और दो पीढ़ियों के बीच संघर्ष के रूप में दिखाया गया है। दो पीढ़ियों के नए पुराने मूल्यों के संघर्ष को दिखाया गया है। ठीक है ना, राइट, ओके। तो ये बिल्कुल अपने आप में सही है, इसे देख लेना यहाँ पे, सार्थकता, शीर्षक की सार्थकता। चीफ की दावत, भाई चीफ की दावत भी हो गई। चलिए, भी इसमें साइनी क्या है, मध्यम वर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों पर विघटन, पहला क्वेश्चन, जरूर इसे ले लेना। ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चन लेंगे जल्दी जल्दी से। दूसरा, कहानी का निहित उद्देश्य क्या है, तो चीफ की दावत कहानी नई कहानी के दौर पर लिखी गई कहानी है। इसमें मध्यम वर्गीय मानसिकता और पारिवारिक संबंध पर बड़ी कुशलता से दिखाया गया। देखो, ये मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में जनरली कहानी लिखी गई है। ठीक है ना, जहां कहानीकार जहां माँ बाप और सगे संबंधी को उपेक्षा के दृश्य देखता है, वहां भीष्म ने संबंधों के महत्व को स्वीकार किया। पुरानी माँ को पुरानी परंपरा का एक प्रतीक भी माना है। ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कलात्मक पक्ष, दो चीजें जरूर इसमें देख लेना, ये उल्टा है थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ये भी फिनिश्ड हो गया। अब हम पहुंच गए हैं 23 में, यानी कि बहुत सारे यूनिट है आपके इसमें। कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार कहानी का आशय यानी उद्देश्य जरूर देखना। उद्देश्य तो हर एक का देखना है आपको, ये यहाँ पे उद्देश्य दिया है, आजादी और लोकतंत्र के अर्थ को समझाना। ठीक है, कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा के बारे में है कि कोई पौधा अगर पानी में एक बार छू लेते हैं तो यह हरा नहीं हो सकता है। कर्मनाशा में के बारे में कहा जाता है कोई पौधा अगर पानी से एक बार छू ले तो, है ना, और हर साल की तरह नदी में बाढ़ आई, लेकिन इस बार की बाढ़ से ज्यादा ही रौद्र रूप ले लिया था, तो इसे देख लेना थोड़ा सा, कर्मनाशा। ठीक है ना, चलिए। हाँ, आंचलिकता इसमें भी देखने को मिलेगा, तो आप चाहो तो इसमें भी आंचलिकता को देख लेना। जैसे हमने रेणु का मैला आंचल में आंचलिकता को देखा था ना, एक दो कुछ क्वेश्चंस हैं, और एक और में पंजाब वाला कौन सा था कहानी, उसमें देखा था ना, तो उसी तरह से इसका भी आंचलिकता जरूर देख लेना। दो तीन कहानियां हैं जिसमें आंचलिकता आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है ना। ढोंग और पाखंड को तोड़ने का प्रयास करती है, क्या, कर्मनाशा की हार, ये कहानी का शीर्षक वो है।
उद्देश्य है। ठीक है, तो यहां से देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई। व्यंग इसमें 100% पूछेगा, क्योंकि व्यंगात्मक कहानी और व्यंग लेखों के लिए जाने जाते हैं, तो इनके बारे में एक व्यंग का जरूर देख लेना। लेखक की सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दे रही हूं। भोला राम का जीव, भोला राम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनका चरित्र, चारित्रिक विशेषता जरूर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इस कहानी में व्यंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो व्यंग का मुख्य लक्ष्य जो है सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर होता है, और लेखक का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि उद्देश्य व्यंग को मानवीय त्रासदी और करुणा तक ले जाता है, बल्कि वह मनुष्य की क्या हालत हो चुकी है इसके बारे में वो बताना चाहता है। तो इसका इंपॉर्टेंट है उद्देश्य। एक तो कहा उद्देश्य, जो शीर्षक है उसकी सार्थकता, और दूसरा उद्देश्य, ठीक है ना, प्रतिपाद और उद्देश्य क्या है। क्लियर? तो ये जरूर तैयार कर लेना। और साथ में हरिशंकर परसाई के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, तो एक क्वेश्चन आपसे इनका योगदान पूछ सकता है। शंकर परसाई एक व्यंग्यकार है, समझाई लिखिए किस तरह से, है ना। तो परसाई व्यंग कहने में बहुत ही माहिर है। व्यंग के माध्यम से मतलब कि एक तरह से आप कहते हैं ना किसी चीज पे बहुत अच्छी चीज हो, मतलब कि आग पे खटक रही, तो व्यंग के माध्यम से उसको कह देना, है ना, ये है। परसाई की रचना धार्मिकता और व्यंग का स्वरूप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप तैयार कर लेना। व्यंगकार थे, ठीक है ना, राइट। तो एक तरह से व्यंग के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी चीजों को व्यंग के माध्यम से छोटे में कह देते थे, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन इसमें हो गया। तो हरिशंकर परसाई का व्यंग का जरूर आप देख लेना। ओके, यहाँ पे वही सार्थकता, शीर्षक की सार्थकता, शीर्षक का उद्देश्य, और एक व्यंग्यकार के रूप में परसाई, ठीक है ना, जो क्वेश्चन बताया उसको जरूर देख लेना। और एक दिन का मेहमान, एक दिन के मेहमान में निर्मल वर्मा की कहानी है, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, अदरवाइज अगर आप कुछ छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं, इतने सारे यूनिट में तो जितना बताया उतना काफी है। इसमें इस युगीन यथार्थ पर स्त्री अस्मिता बोध आप देख सकते हो, स्त्री अस्मिता बोध आप चाहो तो इसमें देख सकते हो। अगर आप इधर का नहीं भी लोगे तो एक दिन के मेहमान में अस्मिता के सवाल को लेकर लेखक की कहानी है ये है प्रतिपाद उद्देश्य। अस्मिता के सवाल को लेकर लिखी गई कहानी, अकेलेपन की स्थिति की कहानी है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो पीड़ादायक होता है, दुख में होता है, और अस्मिता को पाने के लिए अपरिहार्य होता है, जरूरी होता है ना, जीवन दृष्टि का एक उदाहरण है। तो ये है आपका प्रतिपाद और उद्देश्य। संवेदना और शिल्प जरूर इसमें देख लेना आपका, ठीक है ना। चलो, ये भी पीडीएफ उल्टी है। चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब है सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया कृष्णा जी का है, और सिक्का बदल गया में इसमें भी आपको यही मिलेगा। यहाँ पर मतलब उद्देश्य और प्रतिपाद्य क्या है, सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के बाद मार्मिक मानवीय पहलुओं का वर्णन है ये, ठीक है ना। तो चाहो तो आप कथ्य और कथा देख लेना, क्योंकि इसमें दिया हुआ, सभी में तो नहीं दिया है। तो सिक्का बदल गया का कथ्य और कथा देख लेना। कथ्य क्या है, कहानी क्या कह रही है ये देख लेना, कहानी क्या कहना चाहती है यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, प्रतिपाद्य क्या है। बस 2 क्वेश्चन इसमें देख लो, ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये विभाजन की भीषण त्रासदी पर आधारित है और अपने परिवेश में जमीन, गांव और घर से बेघर होने की पीड़ा को समझाया गया है, ठीक है ना। तो ये है इसका उद्देश्य, प्रतिपाद्य। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट ले लेते हैं। जो लास्ट हमारा है वो है यह अंत नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आ गए वाल्मीकि जी, दलितों के बारे में ही है, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन इसमें क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनका पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। तो दलितों से एक दलित से कोई क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, या चाहे तो आप ये कर लो, दलित कहानी का विकास हिंदी साहित्य, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, दलित साहित्य का विकास और दलित चेतना का विकास। लीजिए, चेतना का विकास, दलित चेतना का विकास, यह अंत नहीं, ये तैयार कर लीजिए आप, एक क्वेश्चन यहां से ले लीजिए। क्लियर। दलित स्त्री अस्मिता का संघर्ष, 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया है इसमें। और हाँ, पंचायत राज, जातिवादी चरित्र, पुलिस और पंचायत राज, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। अब इससे ज्यादा कुछ भी लेने पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया है पूरा आपका फिनिश्ड। और हमने आज MSD03 लिया है, और इसमें हमने आज लिए हैं 27 ब्लॉक यूनिट, 6 ब्लॉक और 27 यूनिट हमने लिए हैं। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा। फिर भी कोशिश यही रही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊं। हाँ,
सबको समझाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है क्योंकि बहुत कंटेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि बता दे रही हूँ तो आई होप उतना भी आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ग्रुप से जुड़ जाइए यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ग्रुप दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का, ठीक है ना। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर, ये MSD 03 अब ये फिनिश्ड हो गया है, और आई थिंक से फर्स्ट ईयर का ये है, सेकंड ईयर कब लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय।